हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री लेसन 2, क्लास 8 की बुक है और लेसन है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेडिंग इन बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, नवाब्स, कंपनी रूल और सुल्तान ऑफ मैसूर। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेसन का नाम ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस और टेरिटरी का मतलब होता है एरिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले इंडिया के अंदर ट्रेड करने आई थी, बिजनेस करने आई थी, बट स्लोली स्लोली उसने जो है इंडियन बॉर्डर्स को ग्रैब करके पूरी टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया। तो दिस इज ऑल स्टोरी विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ही इसलिए ईस्ट इंडिया रखा हुआ है क्योंकि जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और जो सारी एशियन कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो रिच कंट्री है वो इंडिया है और इसलिए इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नाम ऐसा रखा। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो है मुगल एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था। लास्ट रूलर नहीं बल्कि लास्ट पावरफुल रूलर। और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद के जो लेटर रूलर्स थे वो बहुत ही इनएफिशिएंट थे। इनएफिशिएंट के मतलब होते हैं जिन्होंने अपने दादा और परदादा की इतनी बड़ी टेरिटरी को संभाल ही नहीं पाए और वो बिल्कुल जो है मस्ती करने में जुटे रहे, वो लोग पैसा वेस्ट करने में जुटे रहे, उन्होंने अपने राज्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और इससे क्या हुआ, फॉरेन जो पावर्स थे, जो दूसरी कंट्रीज थी, उन लोगों को जो है बहुत अच्छा मौका मिल गया इंडिया के ऊपर अटैक करने का या इंडिया के ऊपर अपना एम्पायर जमाने के लिए। ड्यूरिंग हिज रेन, औरंगजेब जब रेन में थे, रेन का मतलब होता है शासनकाल, व्हेन ही वाज रूलिंग, तो उन्होंने जो है 300 से ज्यादा हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो हिंदू के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा कट्टर था, वो एक बहुत कट्टर इस्लामिक व्यक्ति था, मतलब बहुत ज्यादा कट्टर मुस्लिम था। और इसीलिए हिंदुओं पे उसने एक टैक्स भी लगाया हुआ था जिसको जाजिया टैक्स बोलते हैं। तो उसके रीजन में, उसकी टेरिटरी में जितने भी हिंदू लोग रहते थे उन सबको वो जाजिया टैक्स रूलर को देना पड़ता था। और जो बहुत सारे जो टेम्पल्स उसने डिस्ट्रॉय किए उनमें से दो इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है। एक तो आपका वाराणसी का यानी बनारस का जो है विश्वनाथ टेम्पल है, दूसरा गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है। Many Mughal governors, subdars, and big jamidars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. आपको पता है इससे पहले वाले लेसन में जब हमने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा था तो मुगल लोगों ने कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा था। उन्होंने हर टेरिटरी के लिए अलग अलग गवर्नर अपॉइंट कर रखे थे क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी को अकेले संभालना किसी भी रूलर के बस की बात नहीं होती। आप लोग देखते हैं अभी भी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सारे स्टेट को अपने आप रूल नहीं कर पाती है। हर स्टेट के लिए एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है या फिर इलेक्ट होता है, सो दैट जो वो चीफ मिनिस्टर है अपने स्टेट का अच्छे से ध्यान रख सके। तो इसी प्रकार से जो मुगल गवर रूलर्स थे, मतलब उन लोगों ने भी अलग अलग रीजन्स में बहुत सारे गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे और वो गवर्नर्स क्या करते थे, उस टेरिटरी को लुक आफ्टर करते थे। कभी कभी ये लोग बाहर के होते थे और कभी कभी ये राजा के खुद के फैमिली के मेंबर्स, उसके राजकुमार, उसके कजन्स, ये सब लोग भी होते थे। तो बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स हैं वो औरंगजेब के मरने के बाद वो लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। अब उनको लगने लगा कि दिल्ली का जो रूलर है वो तो इतना पावरफुल है नहीं, वो बाकी टेरिटरीज पे ध्यान नहीं देता, तो क्यों ना हम अपना अपना टेरिटरी अलग कर ले और खुद ही जो है नवाब बन जाए। तो सबसे पहले ये काम किया सादत अली खान ने, जो कि नवाब का रूलर था। उसके बाद जो है आशफ जा, जो हैदराबाद का निजाम था, उसने भी अपने आप को मुगल रूल से अलग किया और अपना एक खुद का अलग टेरिटरी बना दी और खुद जो है वहाँ का निजाम बन गया। निजाम का मतलब हेड ऑफ दैट टेरिटरी। जो थर्ड जो गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खान, वो बंगाल का गवर्नर था और उसने भी जो है मुगल रूलर औरंगजेब की डेथ के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो तीन जो गवर्नर्स हैं, इन लोगों ने ही जो है
इंडिपेंडेंट टेरिटरी स्टैब्लिश करने की जो है एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी सादत अली खान अवध मीन्स अवध प्रेजेंट टाइम का लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आशफ जहाँ, उन्होंने हैदराबाद को अलग किया और अपने आप को रूलर डिक्लेयर किया। और नेक्स्ट है मुर्शीद कुली खान जो बंगाल का नवाब बना। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर। उसको जो है एक एग्रीमेंट मिला, किससे मिला? क्वीन एलिजाबेथ वन जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनके द्वारा उन्होंने एक एग्रीमेंट लिया। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि उनको कंप्लीट राइट मिल रहा है टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, सपोज करो वो श्रीलंका है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, वियतनाम है, तो कोई सी भी कंट्री के साथ व्यापार करने का, बिजनेस करने का एकमात्र जो राइट है, अधिकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती है। और इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के अंदर की कोई भी दूसरी बिजनेस कंपनी ईस्ट साइड में नहीं जाएगी व्यापार करने के लिए। ये चार्टर का एक सैंपल है जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जब वो इंडिया के अंदर आई तो उसने यहाँ पर जितना भी सामान अवेलेबल था, गुड्स का मतलब होता है सामान, तो उसको बहुत चीप रेट में खरीदा और उसको यूरोप में जाके बहुत हाई प्राइजेस में बेचा और इस प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है मर्सेंटाइल ट्रेडिंग। कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। अब मर्सेंटाइल ट्रेडिंग क्या होती है? जब आप अपने फील्ड में इकलौते जो होते हो कॉम्पिटिटर होते हो, मतलब आपके पास कंपटीशन करने के लिए कोई और कंपनी है ही नहीं। सपोज करो आपको हाईवे में एक रेस्टोरेंट खुल गया है और वहां पर आपको जो है खाना पीना खाना है, बट जब आप रेस्टोरेंट के अंदर गए तो आपको लगता है यहाँ पर तो खाने का रेट बहुत ज़्यादा है। बट जब आप वापस बाहर आते हो तो देखते हो हाईवे में राइट लेफ्ट या 1-2 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी और दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। तब आपको मजबूरी में उसी रेस्टोरेंट का महंगा खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का कोई कंपटीशन ही नहीं है। ऐसे ही आप मोबाइल का देख लीजिए। अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं और जब आप आईफोन खरीदने जाते हैं तो आईफोन बहुत कॉस्टली होता है, तो मोबाइल के कंपटीशन बहुत सारे हैं। आप आईफोन नहीं खरीद सकते, आप सैमसंग खरीद लीजिए। सैमसंग भी नहीं खरीद सकते, आप वीवो, ओप्पो, कोई भी कंपनी का मोबाइल खरीद सकते हैं जो आपके बजट के अंदर है। तो यहाँ पर तो कंपटीशन है। बट मर्सेंटाइल ट्रेडिंग में क्या होता है, जो भी बिजनेस कंपनीज होती है वो उनके पास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता, उनसे कंपटीशन करने के लिए दूसरी कोई कंपनी नहीं होती है। तो अगर दूसरी कोई कंपनी नहीं होगी तो ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द रॉयल चार्टर हाउ एवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। अब जो रॉयल चार्टर उनको मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ब्रिटेन से मिला था। ब्रिटेन जो करेगी वो तो अपने कंट्री के ही केवल बिजनेसमैन को रोक सकती है ना इंडिया आने के लिए, बट बाकी कंट्रीज के बारे में क्या? जैसे हॉलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ के भी तो बिजनेसमैन हैं, वो तो अपनी मर्जी से आ सकते हैं इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो जो रॉयल चार्टर है वो केवल ब्रिटेन के बिजनेस हाउसेस को रोक सकता है, बाकी कंट्री के बिजनेस हाउसेस को रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए जब अंग्रेज इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आए तो उनसे पहले ही बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके मर्चेंट्स और उनकी कंपनीज इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी थी। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जब इंग्लैंड से जो है फर्स्ट शिप आया इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो ये इस वाले रास्ते को फॉलो किया इसने। इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। उस समय में स्वेज कैनाल नहीं बनी थी, अब तो जो है आर्टिफिशियल स्वेज कैनाल बना दी है जो यहाँ से इधर से होते हुए जाती है, इजिप्ट के रास्ते से होते हुए जाती है। और इसने जो है इस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कितने 1000 किलोमीटर कम कर दिया है। बट दैट टाइम देयर वाज नो स्वेज कैनाल, सो व्हाट द पीपल ऑफ यूरोप दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू सेल अराउंड दिस एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट घूम के जो है उनको इंडिया के अंदर आना पड़ता था, या बाकी जो है यूरोप सॉरी ईस्टर्न या फिर एशियन कंट्रीज में जाना पड़ता था। तो जब वो इंडिया में आए तो पुर्तगीज, पोर्चुगीज बोलते हैं एक्चुअली इनको। पोर्चुगीज का मतलब होता है वो लोग जो पोर्चुगल में रहते हैं। तो पोर्चुगल के जो ट्रेडर्स थे वो ऑलरेडी इंडिया में पहुंच चुके थे और उन्होंने अपना जो बेस है, अपना स्टेशन इंडिया के गोवा शहर, गोवा जानते हैं आप लोग, कभी अगर गोवा घूमने गए हैं तो आपको वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ का जो कल्चर है, वो पोर्चुगल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही ऑलरेडी पोर्चुगीज लोग इंडिया के अंदर आ चुके थे।
तो ये इंडिया का गोवा पोर्शन है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पोर्चुगीज एंटर हो चुके थे। इनफैक्ट इट वाज वास्को डा गामा, अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर। अब एक्सप्लोरर क्या होता है? एक्सप्लोरर वो लोग होते हैं जो न्यू न्यू आइलैंड या न्यू कंट्रीज ढूंढने के लिए शिप से सेल करते हैं। तो ये भी एक एक्सप्लोरर था जो पोर्तुगल पोर्चुगल का था, और वो ही फर्स्ट पर्सन था जिसने इंडिया के लिए सी रूट को डिस्कवर किया था इन विच ईयर 1498। ये देखिए ये सी रूट है, और इस सी रूट को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो वास्को डी गामा को जाता है। और ये पोर्चुगीज लोग हैं जो ऑलरेडी गोवा में एंटर कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पर इनका कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। दे आर ट्रीटेड एज द मास्टर ऑफ दिस एरिया, और इंडियन लोग दे आर फॉलोइंग एंड एक्सेप्टिंग देम एज देयर मास्टर। और इसके अलावा देखिए ये फ्रेंच कॉलोनीज हैं, जो आपको ये वायलेट कलर का स्क्रीन दिख रहा है, ये यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनीज हैं। तो इस पोर्चुगीज के अलावा फ्रांस के लोग भी ऑलरेडी इंडिया के अंदर आके ट्रेडिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब ये मैप देख के आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कि इंडिया के अंदर कितनी यूरोपियन कंट्रीज जो है ट्रेडिंग के लिए आई थी। एक्चुअली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो बहुत रिसोर्सफुल है और रिच है, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो ऐसी कंट्री को हर कोई जो है अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था। आप कॉलोनी का मतलब समझते हैं? कॉलोनी का मतलब होता है, यूरोपियन कंट्रीज ने एक ट्रेंड चला रखा था जब वो गरीब और जो है बिल्कुल निसहाय जो कंट्रीज होते थे, उन कंट्रीज के अंदर जाके उनके रिसोर्सेज को अनलिमिटेड यूज करते थे। और ग्रेजुअली क्या होता था, वो कॉलोनीज को पूरी कंट्री को कैप्चर कर लेते थे। तो इसी को कॉलोनिज्म बोलते हैं। तो ये जो आपको डार्क ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारे फ्रेंच सेटलमेंट हैं। तो ये सारे एरिया जो है फ्रेंच लोगों के पास चले गए थे। और ये जो आपको प्लस साइन वाले दिख रहे हैं, ये इंग्लिश सेटलमेंट है। और ये डैनिश सेटलमेंट है, जो आपको 4 स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। डैनिश का मतलब होता है जो डेनमार्क के लोग होते हैं। और इसके अलावा डच सेटलमेंट भी है। डच जो है हॉलैंड के लोगों को डच बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पोर्तुगल, इंग्लिश, फ्रेंच, डच और डेनिश। इसका मतलब ऑलमोस्ट 4 से लेके 5 यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब सारी की सारी यूरोपियन कंट्री जो है एक ही चीज जो है वो खरीदने के लिए रेडी हो रखी थी और एक ही चीज में इंटरेस्टेड थी। ऐसा नहीं है कि या तो इंग्लिश लोग कुछ और खरीद लेते, और स्पेनिश लोग कुछ और खरीद लेते, फ्रेंच लोग कुछ और खरीद लेते। सबके सबका इंटरेस्ट जो है केवल इंडिया के फाइन क्वालिटी का जो कॉटन और सिल्क है, बस उसी में था। क्योंकि जो इंडिया का फाइन कॉटन और सिल्क है, इसकी डिमांड यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो हमारे इन कंट्री के मसाले हैं, मसाले भी यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनफैक्ट जो ये काली मिर्च है, इसको तो वहाँ पर ब्लैक गोल्ड बोला जाता है यूरोप में। तो पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनामिन, ये सब जो है ये भी यूरोप में बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में थे। और यूरोपियन कंट्रीज इनको अपने शिप्स में भर के ले जाती थी यहाँ पे सस्ते रेट में खरीद के, और अपनी कंट्रीज में जाके बहुत महंगे रेटों में बेचा करती थी। To secure market therefore led to fierce battles between the trading companies with arms, and trading posts were protected through fortification। अब देखो हर किसी को जो है कंपटीशन जब होता है तो कंपटीशन में फिर लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब इतनी सारी कंपनीज एक ही कंट्री के अंदर और एक ही चीज के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, एक ही चीज का बिजनेस कर रही हैं, तब क्या हो गया, लोगों के अंदर जेलसी होनी स्टार्ट हो गई। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ लड़ रही है, और दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी के साथ लड़ रही है। और लड़ाई करने के लिए धीरे धीरे इन कंपनीज ने क्या किया, अपनी छोटी मोटी आर्मी रखनी स्टार्ट कर दी। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी आर्मी के स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू किया। जिसकी जितनी बड़ी आर्मी, उसका उतनी ज़्यादा उसको टेरिटरी और उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलता था। और धीरे धीरे जहाँ पर उन्होंने अपने जो है
फैक्ट्रीज को सेटअप कर रखा था, उसको फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया। फोर्टिफिकेशन का मतलब समझते हैं आप, जब आप अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ बढ़िया बाउंड्री लगा देते हैं और उन बाउंड्रीज में आप अपनी आर्मी को इंस्टॉल कर देते हैं, अपने सोल्जर्स को रख लेते हैं, तो उसको आप फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। फोर्ट का मतलब होता है किला। आपने दिल्ली का रेड फोर्ट देखा होगा, तो वो भी एक फोर्ट का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इतने बड़े फोर्ट तो नहीं बनाए थे, बट जो है धीरे धीरे करके इन सारी कंपनीज ने फोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651। 1651 में हुगली एक रिवर है जो कि कलकत्ता में है। यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया और 1696 में इन्होंने क्या किया, इस फैक्ट्री के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। उसके चारों तरफ इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल बना दी कि कोई और दूसरी कंपनी आके इन लोगों को यहाँ से भगा नहीं सके। और 2 साल बाद जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने जो मुगल ऑफिशियल्स थे, जो मुगल सम्राट औरंगजेब के बहुत करीबी थे, उन लोगों को उन्होंने ब्राइब दिया। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना। और इसलिए ब्राइब दिया सो दैट उनको जो 3-4 विलेजेस हैं बंगाल के, उनकी जमींदारी मिल जाए। आपको पता है जमींदारी मिलना बहुत प्रॉफिट का काम होता है, क्योंकि जो जमींदार होता है किसी विलेज का, उसको उस विलेज का पूरा रेवेन्यू यानी टैक्स मिलता है। तो वो लोग सक्सेसफुल हो गए। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 विलेजेस की जमींदारी मिलने में उन मुगल ऑफिशियल का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उनको भी अच्छी खासी रिश्वत ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने दे रखी थी। ये रियर व्यू है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है उसका रियर व्यू है, जो कासिम बाजार जो कलकत्ता में है वहां पर स्टैब्लिश है। और दूसरा जो उनका फोर्ट था वो था कालीकाटा में, विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता। कालीकाटा को पहले जो है ये पुराना नाम है, इसके बाद इसका नाम कलकत्ता पड़ा और आजकल हम इसको कोलकाता नाम से जानते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को ये परसुएडेड किया, मतलब ये मनाने की कोशिश की कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत दे दें। ड्यूटी फ्री ट्रेड क्या होता है बेटा? ड्यूटी फ्री का मतलब होता है जब आप बिजनेस तो करते हो पर गवर्नमेंट को या रूलर को कोई टैक्स नहीं देते हो। हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ परसेंट हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग के लिए बहुत सारी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। हमारे रोड प्रोवाइड करती है, हमारे वाटर प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो इस सब के बदले में हमको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स तो पे करना पड़ेगा। बट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को बहला फुसला के उनसे एक फरमान प्राप्त कर लिया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अंग्रेज लोग बंगाल के अंदर जहां पर भी ट्रेड करेंगे, उनको जो है बंगाल के नवाब को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड। अब देखो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपना बिजनेस करने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो कंपनी के लिए बिजनेस करते थे। बट जब उन्होंने देखा कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उन लोगों ने भी अपना जो है साइड बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों को भी अपनी तरफ से बहुत प्रॉफिट होने लगा। अब जब वो कंपनी की तरफ से बिजनेस करते थे तो कंपनी को तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट जब वो इंडिविजुअली यानी अपने पर्सनल एंड पे ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको तो टैक्स देने की जरूरत थी। तो बाद में जब उनको जो है लगा कि वो भी टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। किसको? बंगाल का जो गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। और जब इन अंग्रेज लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, तो जो मुर्शिद कुली खान की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। जब टैक्स नहीं मिलेगा तो आप अपनी आर्मी को सैलरी कहाँ से दोगे? आप अपने क्या बोलते हैं, जो आपकी जनता होती है उसके लिए काम कैसे करोगे? तो अब बताओ, ऐसे कंडीशन में जो मुर्शिद कुली खान है वो प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तब उन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने क्या किया? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुर्शिद कुली खान बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। कहाँ का? बंगाल का। और उसके बाद जो है अलीवर्दी खान सीट पे बैठे, और अलीवर्दी खान के बाद नवाब सिराजुद्दौला वो सीट पे बैठे बंगाल के। and each one of them was a strong ruler. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, और इन तीनों ने ही कंपनी को कोई और कंसेशन देने से मना कर दिया।
आपको याद है औरंगजेब ने तो जो है कंपनी को कंसेशन दे दिया था कि उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले बंगाल जो है दिल्ली रूलर के अंडर में था। अब तो बंगाल अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गया है और वहाँ का रूलर भी चेंज हो गया है। तो जो नए रूलर हैं बंगाल के, उन्होंने बोला अब जब बंगाल अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो चुका है और बंगाल के रूलर भी चेंज हो चुके हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वही चीजें माननी पड़ेगी जो बंगाल का रूलर उनसे चाहेगा। तो इस प्रकार से जो बंगाल के रूलर हैं उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स के लिए बहुत ज्यादा मनी डिमांड की ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उन लोगों ने उनको ज़्यादा फोर्टिफिकेशन करने से भी स्टॉप कर दिया, क्योंकि अंग्रेज लोग जहाँ पर भी अपनी फैक्ट्रीज बना रहे थे वहाँ पर ही अपना फोर्टिफिकेशन करते हुए जा रहे थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ किले बनाने शुरू कर देते हैं। तो उनके ये फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस को भी बंगाल के नवाब ने स्टॉप करवा दिया। और इसके अलावा उन्होंने जो है अंग्रेजों को अपने कॉइन्स यानी अपनी करेंसी जो है बंगाल के अंदर छापने से यानी प्रिंट करने से मना कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बुरी तरह से भड़क गई, क्योंकि अभी तक तो उनको फ्री में ट्रेड करने की आदत थी, बट जब अब उनको टैक्स पे करना पड़ा तो ये उनको हजम नहीं हुआ। और फाइनली जो ये कॉन्फ्लिक्ट है मुर्शीद कुली खान का और ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये कहाँ जाके गया, ये गया बैटल ऑफ प्लासी में। वेल अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, तब उनके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। और कंपनी जो है, कंपनी को एक ऐसा रूलर चाहिए था जो पपेट रूलर हो। पपेट का मतलब समझते हैं आपने जब कभी अगर टीवी या फिर बाकी जगह पे अगर पपेट डांस देखा होगा, तो पपेट नीचे केवल डांस करती हुई दिखती है या दिखता है, बट उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो उसके जो कलाकार होता है, जो उसका आर्टिस्ट, वो एक्चुअली ऊपर से उनको हिला रहा होता है। तो पपेट रूलर का भी मतलब यही होता है, व्हेन यू आर इन द कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर ऐसा ही एक पपेट रूलर चाहिए था जो कुछ बोले ना, बस वही चीज करे जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको करने के लिए बोलती है, और उनको जो है ट्रेड के कंसेशन दे और बाकी जो है प्रिविलेजेस उनको देता रहे। और जब नेगोशिएशन फेल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में बातचीत हुई, और जब सिराजुद्दौला ने उनका पपेट रूलर बनने से इनकार कर दिया, तब क्या हुआ, नवाब अपनी 30,000 सोल्जर्स के साथ जो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उसकी तरफ रवाना हुए। और वहां जाके उन्होंने जो है कंपनी के सब ऑफिशियल्स को वेयर हाउस यानी स्टोर हाउस में बंद कर दिया, और जितने भी उनके सोल्जर्स थे उनको सबको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म का मतलब उनके सबके वेपन्स और हथियार छीन लिए, और जितने भी शिप्स जो हैं पोर्ट में खड़े थे अंग्रेजों के, उन सारे शिप्स को ब्लॉकेड कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया, न वो आ सकेंगे न वो जा सकेंगे, और उनका सारा सामान अपने कब्जे में कर लिया। तो ये बंगाल के नवाब की फर्स्ट विक्ट्री थी अंग्रेजों के खिलाफ। अगर उनके बाकी दोस्तों ने भी साथ दिया होता उनके इस अभियान में, उनके इस प्रोसेस में, तो हो सकता है उसी समय 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होने से पहले ही अंग्रेज हमारा देश छोड़ के जा चुके होते हैं। पर कुछ जब लंबा होना होता है, कुछ बुरा होना होता है, तो उसका जो है पहले ही प्लॉट बन चुका होता है। तो इस वाले बैटल ऑफ प्लासी में भी उनको जो है बिट्रे करने के लिए उनका एक कमांडर रेडी था। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, तो भगवान राम जो है इतनी बड़ी जो है रावण की सेना पे विजय कैसे प्राप्त कर पाए, वो एक विभीषण के कारण। विभीषण जो है अपने देश के लिए गद्दार साबित हुआ, और उसने जो जो राज बताए उन राज के कारण ही भगवान राम की विजय हुई। तो इसी प्रकार से अगर जो है आपके खुद के आर्मी के अंदर जब तक ट्रेटर्स नहीं होते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट जो ट्रेटर्स होते हैं वो आपके लिए लूप होल्स खोलते हैं और आपकी पराजय यानी आपकी डिफीट का कारण भी बनते हैं। अब देखिए, जो बंगाल के नवाब हैं उन्होंने इनका जो कासिम बाजार वाला फोर्ट है वो तो कैप्चर कर लिया है। अब इनका दूसरा फोर्ट था, वो कहाँ पर था आपको पता है, वो था कलकत्ता सिटी के अंदर ही था। और उस फोर्ट की तरफ जो है उनकी आर्मी मुड़ने लगी। जब तक उनकी आर्मी वहां पहुंचती, उन्होंने थोड़ा एक्चुअली देर लगा दिया कलकत्ता पहुंचने में। जब तक नवाब की आर्मी कलकत्ता के दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री में पहुंचती, तब तक क्या हुआ, इन लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और फैक्ट्री था जो मद्रास में था। तो मद्रास से एक आर्मी का एक छोटा सा ट्रूप वहां से और भेज दिया गया, और उसके जो लीडर था, उसका जो कमांडर था, वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो वो जो है विद इन 2 वीक मद्रास से कलकत्ता पहुंच गया।
1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को की जो आर्मी है उसको लेड कर रहे थे, और सिराजुद्दौला के खिलाफ दोनों की आर्मी जो है प्लासी का जो मैदान है वहां पर आमने सामने खड़े थे, और बैटल ऑफ प्लासी होने के लिए बिल्कुल रेडी था। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, एक मीर जाफर नाम का व्यक्ति था जो सिराजुद्दौला का आर्मी का कमांडर था, और उसके अंडर भी एक बहुत बड़ी जो है फौज, एक बहुत बड़े सोल्जर्स का ट्रूप नवाब ने दे के रखा था। बट जिस समय मीर जाफर की जरूरत हुई, जिस समय मीर जाफर को युद्ध करने के लिए बुलाया गया, मीर जाफर ने नवाब की आज्ञा को नहीं मान के नवाब को हराने का पूरा जिम्मा उठाया। क्लाइव हैड मैनेज्ड, अब ऐसा क्यों हुआ, मीर जाफर ने अपने मालिक के साथ गद्दारी क्यों की, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से ऑलरेडी बात कर चुका था कि अगर तुम नवाब को हराने में हमारा साथ देते हो तो हम तुमको बंगाल का गवर्नर बनाएंगे। तो इसी के लालच में मीर जाफर ने अपने मालिक का साथ नहीं दिया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी विच वॉज वॉन इन इंडिया। इससे पहले जो कंपनी थी वो हमेशा दूसरे कंट्रीज के कंपनीज के साथ लड़ती रहती थी, बट ये फर्स्ट टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के इतने बड़े रूलर के साथ लड़ रही थी। और इसकी जीत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सातवें आसमान पे पहुंचाने के लिए बहुत थी, क्योंकि उनको फील होने लगा कि जो है इंडियन रूलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम इनको इजीली हरा सकते हैं। एक और दूसरा रीजन ये भी है ईस्ट इंडिया सॉरी नवाब के रूलर्स, नवाब की जो फौज है उसको हारने का। पहले आप ये देख लीजिए, ये जो है बंगाल आर्मी और जो है रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी का एक डेटा है, कंपेयरिंग डेटा है। जो नवाब की आर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा कैवलरी इन्फेंट्री थे, और बट जो रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी थी उनके जो सोल्जर्स था, उनका जो ट्रूप्स थे वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत उनकी कम स्ट्रेंथ थी। पर इसके बावजूद भी इन्होंने इतने ज़्यादा जो नंबर वाले आर्मी है इसके ऊपर जीत कैसे प्राप्त की, इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स और ट्रेड्स जिम्मेदार हैं। इन द बैटल ऑफ प्लासी द फोर्सेस ऑफ नवाब वर डिफीटेड। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब की हार हुई, और हारने के बाद जो नवाब है वो युद्ध क्षेत्र से भाग गए, और फाइनली उनको पकड़ा गया, और मीर जाफर का जो सन है उसने उनको उनकी हत्या कर दी। द फेथफुल कमांडर्स ऑफ नवाब वर मीर मदन एंड मोहन लाल, और जिन्होंने नवाब का साथ दिया वो दो कमांडर थे, एक का नाम मीर मदन था, एक का नाम मोहन लाल था। और जो ट्रेटर्स थे, जो गद्दार थे, उनके नाम हैं यार लुतुफ खान, मीर जाफर और राय दुर्लभ। इन तीनों कमांडर के पास भी बहुत बड़ी बड़ी आर्मी थी, बट इन तीनों ने ही जो है नवाब का साथ नहीं दिया, और उनको लड़ने के लिए फौज कम पड़ गई। द नवाब्स आर्मी हैड अटैक्ड विगरसली इन द बिगनिंग, बिगनिंग में जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो नवाब की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को हरा देगी। बट लड़ाई करते करते एक दिन क्या हुआ, रात में रेनफॉल हो गई, और जिसके कारण से पूरे जो हथियार और गन पाउडर है जो बाहर रखा हुआ था वो भीग गया। नवाब ने जो है उन गन पाउडर को, उन हथियारों को भीगने दिया, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाए। जबकि जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के ऑर्डर पे जो पूरी अपनी एमुनेशन और गन पाउडर है उसको टारपुलिन से ढक दिया। टारपुलिन आपको पता होना चाहिए, टारपुलिन आजकल के पॉलिथीन के जैसा ही एक सब्स्टिट्यूट होता है जिससे आप किसी भी चीज को वाटर प्रूफ रख सकते हो। तो उन्होंने रात को पूरे अपने वेपन्स को और गन पाउडर को इस टारपुलिन नामक कपड़े से ढक दिया। और नेक्स्ट डे जब लड़ाई होनी शुरू हुई तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो भीगा हुआ गन पाउडर था नवाब का उसको जब हम उन्होंने तोप के अंदर डाला या फिर बंदूक के अंदर डाला तो वो चले ही नहीं, और फाइनली नवाब की आर्मी को हाथ से लड़ना पड़ा, यानी तलवारों से और भालों से लड़ना पड़ा। तो गोलियों के आगे, बंदूक के आगे या तोपों के आगे हाथ से लड़ना तो कहीं पर भी जो है वाइज डिसीजन नहीं होता है। उसके बाद नवाब ने अपने कमांडर मीर जाफर को बुलाया, बट मीर जाफर तक संदेशा तो गया पर मीर जाफर कभी लौट के वापस उनके पास युद्ध में उनका साथ देने के लिए नहीं आया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फिगर है
बैटल ऑफ प्लासी के रॉबर्ट क्लाइव जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और अपनी आर्मी को लीड कर रहे थे, और मीर जाफर जो लड़ाई का ट्रेटर यानी गद्दार था। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब नवाब जो है मीर सिराजुद्दौला, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु क्या, इनफैक्ट उनको मार दिया गया है। अब उसके बदले में बंगाल की जो सीट है, बंगाल का जो सिंहासन है, उसके ऊपर मीर जाफर को अंग्रेजों ने बिठा दिया है। बट मीर जाफर एक पपेट रूलर है। पपेट रूलर का मतलब होता है अंग्रेजों ने उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया तो उसके बदले मीर जाफर को अंग्रेजों को बहुत सारे कंसेशन देने पड़े। उनको जो है ट्रेड में छूट देनी पड़ी, उनसे टैक्स माफ करने पड़े। बट धीरे धीरे करके मीर जाफर खुद भी परेशान हो गया अंग्रेजों की जाति के कारण, क्योंकि अंग्रेज लोग उनसे हर समय या हर वक्त कुछ ना कुछ जो है डिमांड करते ही रहते थे। तो इन सब से परेशान होकर मीर जाफर ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई, और उसने अब फाइनली इनकार कर दिया कि वो उनका पपेट रूलर बन के नहीं रहेगा। और जैसा ही उसने ये डिक्लेयर किया, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको गद्दी से हटा के उसके सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम भी धीरे धीरे बाद में परेशान हो गया और उसने भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से कंप्लेन की, तो फाइनली क्या हुआ, दूसरा युद्ध हुआ और जिसको बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है। और इस बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम हार गया, उसको बंगाल से बाहर भगा दिया गया, और फिर से दोबारा से मीर जाफर जो उसका फादर इन लॉ था उसको बंगाल की सीट में बिठा दिया गया। तो बैटल ऑफ बक्सर के ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट है नवाब सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इन्होंने भी जो है मीर जाफर का साथ दिया था। दूसरा है नवाब शाह आलम टू, वो उस समय दिल्ली के रूलर थे। और खुद नवाब मीर कासिम जो बंगाल के रूलर थे। इन लोगों की टोटल आर्मी मिला के थी 40,000, और ये लड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और देखिए उनके पास केवल 10,000 सोल्जर्स की आर्मी है। बट छोटी आर्मी और एफिशिएंट आर्मी और स्ट्रेटजी के साथ लड़ती है तो बड़े से बड़े आर्मी को भी आसानी से हरा सकती है। द बैटल ऑफ बक्सर एक्चुअली किस लिए हुआ था, इसके कुछ रीजंस इस प्रकार से हैं। जो नवाब था उसको हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को पे करना पड़ता था, और उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी उससे और पैसों की डिमांड कर रही थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे और टेरिटरीज मांग रही थी सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। ऑल्दो उनके पास बहुत सारे विलेजेस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जहाँ से वो टैक्स इकट्ठा कर रही है, जबकि सारे विलेजेस से टैक्स इकट्ठा करने का काम तो बंगाल के नवाब का होना चाहिए, बट वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और इसके बावजूद भी वो और ज़्यादा जो है विलेजेस मांग रहे थे। और आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर इन 1765 the mood of the company had changed. क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। और रॉबर्ट क्लाइव ने बोला हम इनको जो है नवाब क्यों बनाते रहे, इनफैक्ट हम खुद ही जो है बंगाल के नवाब बन जाएंगे सो दैट हमको बार बार इनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही रूल बना सकते हैं और हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इस किंगडम के साथ या इस टेरिटरी के साथ क्या करना है। तब आपको उनका अंदाजा पता चल गया होगा कि अब वो ट्रेड करने नहीं बल्कि अब उनका जो है सारा जो कंसंट्रेशन है वो इंडिया को रूल करने की तरफ हो गया है। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. जब उन्होंने मीर जाफर को भी जो है हटा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही जो है 1765 में बंगाल की दीवान बन गई। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब वो जब खुद ही जो है बंगाल के मालिक बन गए थे तो बंगाल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी ट्रेडिंग आइटम्स थे, उन सब के ऊपर कंपनी का ही एकमात्र जो है हक हो गया। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। पर इंडिया के अंदर सामान खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडियन करेंसी नहीं थी, इंडियन कॉइन्स नहीं थे, तो उसको खरीदने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटेन से आया हुआ जितना भी गोल्ड और सिल्वर है उसके बदले में इंडियन गुड्स खरीद रहे थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब।
नेबॉब्स। नाउ ये नेबॉब्स क्या है, व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब? नवाब होने का मतलब क्या है? आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा, कामकाज नहीं करता है तो उसके पेरेंट्स उसको कमेंट करते हैं कि तुम तो नवाब बन गए हो। तो नवाब का मतलब ही ये होता है जिसकी लाइफ बहुत ऐशो आराम से गुजरती है, जिसको कोई काम नहीं करना पड़ता है और जिसके पास पैसों पैसों की कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसे ही कंपनी के ऑफिशियल्स को भी ये आदत लग गई थी कि वो अपने आप को नवाब समझने लग गए थे। उनके पास पावर भी था, उनके पास अथॉरिटी भी थी। तो हर ऑफिशियल्स ये चाहता था कि वो इंडिया का नवाब बन जाए। रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया में आया था तो उस समय उनकी जो एज थी वो 18 ईयर्स थी, और जब वो 1766 में ही लेफ्ट इंडिया फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री वापस जाए गए, तो अपने साथ जो है $401,102 की जो रकम है, इतनी बड़ी रकम आज के टाइम पे हम लोग सोचते हैं तो यही इसको अर्न करना भी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा फिगर। तो आज सोचिए, आज से कितने 200 साल पहले करीबन जो है ये अमाउंट कितना ज्यादा होता होगा। उस समय तो जो है आने चलते थे, रुपए तो चलते भी नहीं थे, 1 रुपए में तो आप कितनी सारी चीजें खरीद लेते थे। तो सोचिए इतने ज्यादा पैसों में रॉबर्ट क्लाइव क्या क्या नहीं कर सकता था। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो अपने साथ कमा के ब्रिटेन ले गया। और जब रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था 1764 में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बोला था कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है, तो आप उस करप्शन को हटाने की कोशिश करो। बट फाइनली देखिए, जिसको करप्शन हटाने के लिए भेजा गया वो खुद ही करप्शन में इंडल्ज हो गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1772 में उनके ऊपर केस चलाया और उनको जो है करप्शन का दोषी पाया। तो अपनी इस इंसल्ट को वो सह नहीं पाया और फाइनली 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया। ये क्लाइव हाउस है, इसको जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बोलते हैं, चेन्नई का, चेन्नई में है ये बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। और कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो इंडिया के अंदर आए, और जब तक उनकी यहाँ पोस्टिंग रही उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और जब वो वापस ब्रिटेन में गए तो ब्रिटेन के अंदर उन्होंने अपने पैसे का बहुत शो ऑफ किया और बढ़िया रिच लाइफ जी। और इसलिए जो है अंग्रेज लोग जो है जब उनको देखते थे तो उनको जो है नवाब्स बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग नवाब बोलना उनको आता नहीं था। तो नवाब जो है ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, मींस इंग्लिश वर्जन है। अंग्रेज लोग जब उनको बोलते थे तो नवाब्स बोलते थे। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस, जो लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट किया था। नाउ व्हाट दिस सब्सिडरी अलायंस इज, फ्रॉम 1757 टू 1857 मीन्स जो है 100 सालों तक द कंपनी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब देखो, बंगाल को उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, तो धीरे धीरे उनकी पावर भी बढ़ गई है और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, उनकी हिम्मत भी बढ़ गई है। तो उन्होंने बाकी जितने भी इंडियन रूलर्स थे, इंडियन किंग्स थे, उन लोगों की टेरिटरी को हड़पने के लिए अलग अलग, कह सकते हैं आप, अजीबो गरीब जो है रूल्स लेके आए। ऐसा ही एक अजीब सा रूल था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि दे द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस। वो किसी भी जो है किंगडम को जो है जबरदस्ती ये अलायंस, ये जो अलायंस है इसको साइन करने के लिए फोर्स करती थी। और इस अलायंस के अकॉर्डिंग क्या होता था, कोई भी इंडियन रूलर अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रख ही नहीं सकता था। अजीब सा रूल आपको नहीं लग रहा है ये? तो जब भी उनको जब भी उनको आर्मी की जरूरत होती थी तो उनको जो है ब्रिटिश आर्मी मंगवानी पड़ती थी, और जब ब्रिटिश उनको अपनी आर्मी देते थे लड़ने के लिए या फिर बाकी किसी और काम के लिए, तो उसके बदले में उस किंग को, ब्रिटिश कंपनी को पैसा पे करना पड़ता था, और वो पैसा बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो इसके तहत जो है कुछ स्टेट्स थे जैसे अवध और हैदराबाद, ये दो जो है किंगडम्स हैं, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिश कंपनी की आर्मी को यूज किया, बट उसके बदले में उनको पैसा चुका नहीं पाए। तो फाइनली ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चले गए। ये देखिए, अपने पैलेस से बाहर निकलते हुए अपने पूरे फैमिली के साथ नवाब सिराजुद्दौला हैं जो अपने फैमिली के साथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ खड़े हैं और फाइनली अपना पैलेस छोड़ने के लिए रेडी हैं।
नेक्स्ट अब पढ़ते हैं टीपू सुल्तान, जो कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में। मैसूर जो अभी प्रेजेंट टाइम के कर्नाटका स्टेट के अंदर है, ये एक बहुत पावरफुल स्टेट था उस समय, और जिसकी पावर को बढ़ाने में उसके जो दो रूलर थे, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा योगदान है। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट। ये देखिए आपको, ये मलाबार कोस्ट है। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज आती थी वो यही कोस्ट से आके अपने शिप को लैंड करते थे। और इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपने किंगडम के सारे ट्रेडर्स को ये भी ऑर्डर दे दिया कि अब के बाद से कोई भी कंपनी ऑफिशियल के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। जब कंपनी ऑफिशियल के साथ कोई ट्रेड नहीं होने लगा तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हुआ, और इस लॉस के कारण वो लोग बहुत गुस्से में आ गए, और फाइनली टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 4 वॉर हुए, जिनको एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। इन वॉर्स का टाइम पीरियड देख लीजिए, 1767 टू 69, सेकेंड था 1780 टू 84, third था 1790 to 1792, and the fourth and the last Anglo-Mysore War was in 1799। और इस लास्ट वॉर में ब्रिटिशर्स ने जो है मैसूर को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और इस वॉर में टीपू सुल्तान ही वॉज किल्ड, अपनी कैपिटल को बचाते बचाते वो मारा गया। और फाइनली जो मैसूर है उसको जो वहाँ के फॉर्मर डायनेस्टी थी वोडियार को सौंप दिया गया, और वोडियार जो डायनेस्टी है वो अंग्रेजों के लिए पपेट रूलर बनने के लिए रेडी हो गए। ये एक पिक्चर है जिसमें एक वन ऑफ द वॉर में क्या था, टीपू सुल्तान हार गए थे, तब अंग्रेजों ने उनके दोनों पुत्रों को रैंसम मतलब जो है रैंसम के तौर पे ले लिया था, और बोला था उनसे कि अगर आप जो है हारी हुई जो है रकम है, यानी हमारे लॉस का पैसा नहीं चुकाते हो, तब तक आपके दोनों बेटे हमारे पास रहेंगे। तो आप खुद ही देख रहे हैं टीपू सुल्तान इसमें जो है अपने बच्चों को ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर रहे हैं। बट इसके बाद विद इन 1 मंथ टीपू सुल्तान ने पूरा रैंसम मनी इनको ब्रिटिशर्स को चुका दिया था, और ही ब्रॉट बैक हिज 2 सन्स। तो देखिए अंग्रेज केवल ट्रेडर्स ही नहीं है, बल्कि वो तो किडनैपर का भी काम कर रहे हैं। द लेजेंड ऑफ टीपू, टीपू से रिलेटेड कुछ कथाएं यानी कहानी। जो भी किंग्स होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी कथाओं से यानी कहानियों से घिरे हुए होते हैं। तो ऐसे ही टीपू सुल्तान के बारे में भी एक कहानी है, जो 1782 में मैसूर के सुल्तान बने थे। एक बार माना जाता है कि वो हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में गए अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ। वहां पर जो है उनको एक टाइगर के साथ आमना सामना करना पड़ा। जब वो टाइगर के साथ लड़ रहे थे तो उनका जो गन है, गन ने भी काम करना बंद कर दिया, और उन्होंने अपने कमर में जो डैगर लगा रखा है, डैगर का मतलब होता है खंजर, इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल नाइफ, वो भी जमीन पे गिर गई। और जब उन्होंने पूरी तरह से वो अनआर्म्ड हो गए, मतलब उनके पास कोई भी आर्म नहीं रहा, तो उन्होंने हैंड टू हैंड उस टाइगर के साथ लड़ाई करना स्टार्ट किया, और किसी तरह से जो है अपना नीचे गिरा हुआ खंजर उन्होंने उठाया, और उस खंजर यानी उस छोटे चाकू से वॉर करके उस ये क्या है, ये टाइगर, इस टाइगर को मार डाला। और तभी से जो है उनका नाम मैसूर का टाइगर पड़ गया, टाइगर ऑफ मैसूर। और उन्होंने अपना जो रॉयल फ्लैग है उसमें भी एक टाइगर की इमेज बनवा रखी थी। ये एक टॉय है जो टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए तो वो अपना ये जो टीपू सुल्तान का टॉय है ये भी अपने साथ ले गए, और अभी ये ब्रिटेन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से टाइगर जो है वो ये सिंबल है कि वो मैसूर का रूलर है, और जो नीचे लेटा हुआ बंदा है ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल है, जिसके ऊपर टाइगर अपने दांत गाड़ रहा है। ये मैसूर पैलेस का मैग्निफिसेंट व्यू है। देखिए कितना सुंदर पैलेस है ये। अभी इसका हाफ पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें है, अथॉरिटी में है, और आधा जो हिस्सा है इसका वो वोडियार डायनेस्टी को दे रखा है। ऑल्दो इंडिया के अंदर अब कोई मोनार्की नहीं है, बट फिर भी जो है कुछ रूलर्स को इंडियन गवर्नमेंट पेंशन दिया करती है, और उनको रहने के लिए भी महल का कुछ हिस्सा उन्होंने दे रखा है। ये नाइट व्यू है मैसूर प्लेस का, पैलेस का, और ये इनसाइड व्यू है। देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चर है अंदर से भी। और ये मैसूर डायनेस्टी की करंट महारानी है, इनका नाम प्रमोदा वाडियार है, ये उनके सन और डॉटर इन लॉ हैं। नेक्स्ट है वॉर विथ मराठा। मैसूर डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद देखिए एक और डायनेस्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल थी, वो थी मराठा डायनेस्टी। मराठा
जो डायनेस्टी थी उनकी हमेशा अंग्रेज मुगलों के साथ लड़ाई होती रहती थी, तो औरंगजेब और शिवाजी में कभी भी जो है आपस में फ्रेंडशिप नहीं हो पाई, हमेशा जो है दोनों आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे ही रहे। अब फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब जब उन्होंने मैसूर डायनेस्टी को हरा दिया है ब्रिटिशर्स ने, तो अब उनकी नज़र पड़ी मराठा डायनेस्टी पे और उन्होंने मराठा डायनेस्टी के पावर को भी खत्म कर दिया। कब? जब उनकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने मराठा डायनेस्टी को बुरी तरह से हरा दिया। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। और इस हार के साथ मराठाओं ने जो सपना देख रखा था कि वो दिल्ली के दरबार से रूल करेंगे, उनका वो सपना भी शैटर्ड हो गया, मीन्स चकनाचूर हो गया। और इसके बाद जो मराठा डायनेस्टी है वो बहुत सारे हिस्सों में बट गई, अलग अलग फैमिलीज में बढ़ गई। और देखिए जो सबसे पहली फैमिली है वो सिंधिया फैमिली है, जिन्होंने ग्वालियर ले लिया। उसके बाद होलकर फैमिली है, वो इंदौर चले गए। और बड़ौदा में गायकवाड़ फैमिली है और सतारा में भोसले फैमिली है। और इन सभी फैमिलीज का एक हेड होता था जिसको पेशवा बोलते थे, मींस प्रिंसिपल मिनिस्टर। और उस प्रिंसिपल मिनिस्टर के अंडर में ही ये सारे के सारे जो है रूलर्स वो काम किया करते थे। और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट पेशवा हुए थे उनके नाम है महाजी सिंधिया और नाना फर्निस, जिन्होंने मराठा पावर को टॉप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद की थी। ये जल विलास महल है जो करंट रेजिडेंस ऑफ सिंधिया फैमिली का है। और ये सिंधिया फैमिली के एंसेस्टर हैं, सक्सेसर हैं। इनका नाम ज्योतिराज सिंधिया है, आप इनको अच्छे से जानते हैं, ये एक बहुत रिनाउंड पॉलिटिशियन है। ये गायकवाड़ फैमिली है प्रेजेंट टाइम की। भोसले फैमिली। The Marathas were subdued in a series of war in the First Anglo-Maratha War that ended in 1782 with the Treaty of Salwai. There was no clear victor. जो फर्स्ट मराठा और एंग्लो वॉर हुआ था उसमें दोनों तरफ से कोई भी जीत नहीं पाया था। और इसका एंड कैसे हुआ? ट्रीटी ऑफ सालवाई करके कोई ट्रीटी हुई और उसके तहत इस वॉर का एंड हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ जो 1803 से लेके 1805 तक चला। और रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। और इस वॉर के बाद जो है मराठाओं को अपना जो एरिया था उड़ीसा वो अंग्रेजों को हैंड ओवर करना पड़ा। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19, इसने मराठा पावर को बुरी तरह से क्रश कर दिया। और जो पेशवा थे मराठा डायनेस्टी के, उनको उनके सीट से हटा दिया गया और उनको कानपुर के पास बिठूर नाम का कोई प्लेस है वहां पर भेज दिया गया और उनको लाइफ टाइम पेंशन पे अपना लाइफ काटना पड़ा। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्याज। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इतना बड़ा जो है कैप्चर साउथ इंडियन टेरिटरीज पर भी हो चुका था। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। अब पैरामाउंटेसी क्या होता है ये देखिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1813 टू 1823, उन्होंने एक न्यू पॉलिसी निकाली। इस पॉलिसी के तहत द कंपनी क्लेम दैट इट्स ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, मींस जो कंपनी है वही इकलौती एक पैरामाउंट और सुप्रीम पावर है इंडिया के अंदर। इसलिए कोई भी स्टेट इंडिया का उनसे ज्यादा सुपीरियर नहीं है। इसलिए जो छोटे मोटे स्टेट्स हैं उनको उनकी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबको उनके फ्लैग के नीचे काम करना पड़ेगा। द ब्रिटिश व्हेन ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किट्टूर, किट्टूर करके एक छोटी सी डायनेस्टी है जो कर्नाटका में है और वहाँ की जो रानी थी चन्नम्मा, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत फियर्स बैटल किया और फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में उनकी प्रिजन के अंदर ही डेथ हो गई। कहने का मतलब ये है कि हर रूलर जो है अपनी जितनी भी उनकी पावर थी, जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने में लगे हुए थे। कोई भी जो है इजीली हथियार डालने के लिए रेडी नहीं था। हर कोई यही चाह रहा था कि इनको किसी प्रकार से इंडिया से बाहर भगाया जाए। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. रशिया बहुत पावरफुल हो रही थी और
तो रशिया को इंडिया के अंदर आने के लिए अफगानिस्तान और पंजाब के थ्रू जो है रास्ता इजीली मिल सकता था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा तो जो पंजाब है और जो अफगानिस्तान है उनको हमने कैप्चर नहीं कर रखा है और वहाँ के रूलर्स भी वीक हैं, और अगर वहाँ के रूलर्स वीक होंगे तो रशिया जो है ऊपर की तरफ से आके उन एरियाज को कैप्चर कर लेगी। तो इस कारण से उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ एनेक्स करना स्टार्ट किया और फाइनली उन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर अपने गवर्नर्स उन्होंने असाइन कर दिए। और सिंध को भी उन्होंने, सिंध जो अभी पाकिस्तान में है, उसको भी कैप्चर कर लिया 1843 में। अब बारी आई पंजाब की, बट पंजाब में जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे अपने थ्रोन पे, कंपनी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। बट जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में, तब ब्रिटिशर्स ने सिख के साथ बहुत लंबा वॉर किया और फाइनली 1849 में ब्रिटिशर्स ने पंजाब को भी एनेक्स कर लिया, उसको भी जीत लिया। ये महाराजा रंजीत सिंह का पोर्ट्रेट है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे इसको, बदनाम टाइप का और बहुत ही बेहुदा टाइप का एक पॉलिसी था जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे इंडिया के अंदर जब वो गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 1856 तक। अब इस डॉक्ट्राइन के अंडर क्या होता था, कोई भी इंडियन रूलर अगर बिना किसी पुत्र के, मतलब सपोज करो उसका कोई पुत्र नहीं होता है, संतानें होती हैं बट फीमेल संतानें, तो ऐसे कंडीशन में जो उसका राज्य है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश राज्य का हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक के बाद एक बहुत सारे किंगडम्स इस रूल के कारण ब्रिटिश कंपनी ने ले लिए। फर्स्ट था सतारा, उसके बाद संबलपुर 1850 में ले लिया, उदयपुर 1852 में, और नागपुर 1853 में, फाइनली झांसी 1854 में। और आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने अपनी झांसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सांस, मतलब अंतिम सांस तक जो है अंग्रेजों से लड़ाई की और फाइनली वो बलिदान को प्राप्त हुई। इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अब जो है अवध को उन्होंने हड़पना था, बट अवध को हड़पने के लिए उनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं रही। तो इसके लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ही फनी और सिली स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला कि वो अपनी ड्यूटी से ऑब्लाइज्ड है, वो अपनी ड्यूटी करना चाह रहे हैं सो दैट वो अवध के जो लोग हैं, जो वहाँ के रूलर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो रूलर है वो इनएफिशिएंट है, वो इस टेरिटरी को अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमने अवध की टेरिटरी को हड़प लिया है और वहां के रूलर को हटा दिया है। तो नवाब वाजिद अली शाह थे जिनको उन्होंने थ्रोन से हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने। जब उनको इस प्रकार से ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग करके बाहर निकाल दिया गया अपने पैलेस से, तब उनकी एक बेगम थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में अपना पूरा सहयोग दिया और अवध के लोगों ने भी उनका साथ दिया। ये आप देख सकते हैं ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन। जब वो इंडिया के अंदर आए थे 1797 में, तब देखिए उनके पास कितनी टेरिटरीज हैं। ये जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये केवल ब्रिटिश इंडिया की कॉलोनीज है। उसके बाद देखिए 1840 में उनका और ज्यादा जो है टेरिटरी बढ़ गई है और 1857 में तो ऑलमोस्ट जो है उन्होंने 75% इंडिया का टेरिटरी अपने अंडर कर लिया है। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब इतना बड़ा कंट्री उन्होंने एक्वायर कर लिया है, अब इसका कामकाज, इसका गवर्नमेंट वो कैसे चलाते थे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस लेसन। वारन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, उन्होंने जो है इंडिया के गवर्नेंस को अच्छे से चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और जब वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने तब तक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो है वो इंडिया के, सॉरी, ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को तीन इम्पोर्टेंट टेरिटरीज में डिवाइड किया और इन टेरिटरीज को उसने प्रेसिडेंसीज नाम दिया। तो ये तीन प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और हर प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर। इट मींस उस समय तीन गवर्नर थे, तीन प्रेसिडेंसीज के तीन गवर्नर थे। बट जो वो तीन गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के अंडर काम करना पड़ता था। इसके अलावा वारन हेस्टिंग जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी बहुत सारे रूल करने के जो तरीके हैं उनमें सुधार लेके आए।
और उनमें से एक है स्फेयर ऑफ जस्टिस, लॉ और कानून की तरफ भी उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। 1772 में अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज स्टैब्लिश्ड। उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया। इससे पहले कैसे जजमेंट होते थे, लोग अपने मर्जी से जजमेंट दे देते थे और लोगों को वो जजमेंट अच्छे हो ना हो उनको मानना ही पड़ता था। अब अंग्रेज लोगों ने कम से कम एक अच्छा काम किया, उन लोगों ने पूरी इंडिया के लिए एक जैसा लॉ लागू कर दिया। चाहे आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो, चाहे आप केरला में बैठे हो, सबके लिए एक ही जैसा लॉ इम्प्लीमेंट होगा। तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया। एक कोर्ट का नाम था क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत अदालत जिसमें खून, हत्या, चोरी, डकैती ये जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई होती है, और उसको जो हेड करता था उसको काजी या मुफ्ती बोला जाता था। सेकंड कोर्ट है सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत। नेक्स्ट है टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। अब जितने भी ये कोर्ट बन रहे हैं उन कोर्ट में ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो जज भी बन रहे हैं, पर इंडियन जजेस, सॉरी, जो ब्रिटिश जज होंगे उनको इंडिया के रूल के बारे में तो कुछ पता नहीं है कि इंडियन लोगों को जो है किस प्रकार से उनका जजमेंट दिया जाए। इसलिए उनको पहले इंडिया के रूल को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी या फिर इंडिया के रूल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडियन रूल के अगेंस्ट कोई भी अपना फरमान सुनाते हैं, कोई भी अपना ऑर्डर देते हैं तो लोग भड़क जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के 11 चुने हुए जो सिलेक्टेड पंडित थे उन पंडितों को बोला कि आप हमको इंडिया के ट्रेडिशन और कस्टम के बारे में सब कुछ लिख के एक बुक बना के दो। और ऐसे ही 1778 में उन्होंने मुस्लिम लोगों से बोला कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो रूल फॉलो होते हैं वो बना के आप लोग हमको दो। और इस प्रकार से यूरोपियन जजेस ने दोनों रूल्स को, हिंदू और मुस्लिम दोनों के रूल को कंपाइल करके एक रूल बुक बनाई। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम उस समय सदर निजामत अदालत था। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। उस समय जो है हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो कलेक्टर होता था। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट। उसका काम ही कलेक्ट करना होता था। क्या कलेक्ट करना, रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना अपने एरिया से। इसके अलावा वो अपने एरिया में लॉ और ऑर्डर को भी मेंटेन रखता था। उस काम के लिए वो अकेला नहीं होता था, उसको हेल्प करने के लिए जजेस होते थे, पुलिस ऑफिसर्स होते थे और दरोगाज होते थे। हिज ऑफिस, उसके ऑफिस को कलेक्ट्रेट बोलते हैं। वो जो है न्यू सेंटर ऑफ पावर बन गया। और ये आप देख सकते हैं, ये कलेक्टर है, डीएम है, जिसके ऑफिस का इनसाइड व्यू, ये डीएम है। और डीएम को हेल्प करने के लिए आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं। द मुगल आर्मी सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आर्मी। अब हम आर्मी की बात करते हैं। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, जिसमें सवार थे, ऐसे सवार होते हैं जो घोड़े के ऊपर सवारी करके युद्ध लड़ते हैं। दूसरी थी इन्फेंट्री। इन्फेंट्री तो अभी भी आप लोग के हम लोग के कंट्री में है। इन्फेंट्री का मतलब होता है वो सैनिक जो पैदल चलते हैं। सो दे बोथ, कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों को ट्रेनिंग दी गई आर्चरी में, मुगल के टाइम पे तीरंदाजी में और सोर्ड में। तो उस समय के जो ये सैनिक थे वो तीरंदाजी करके या फिर सोर्ड चला चला के लड़ा करते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही मेथड कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपने पास जो है इन्फेंट्री भी रखी, अपने पास सवार भी रखा। और उन्होंने अपने कंपनी, अपने जो है आर्मी में सिपाही को भर्ती करना स्टार्ट किया। सिपाही उन्होंने सिपाही वर्ड से लिया जिसका मतलब होता है सोल्जर। और उन्होंने वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को चेंज किया, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिश एम्पायर बर्मा में और अफगानिस्तान में और इजिप्ट में लड़ाइयाँ लड़ रहा था, तो उनको सोल्जर्स की कमी पड़ गई थी। तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट यानी भर्ती करना स्टार्ट किया और उनको तीर, कमान, भाला, तलवार के बजाय उनको ये वाले एम्यूनिशन, ये वाले हथियार दिए जिनका नाम था मस्केट एंड मैचलॉक्स। The soldiers of the army, the soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements, and its infantry regiments now became more important.
ये जो सारे इसमें रिक्रूट हो रखे हैं ब्रिटिश आर्मी में, वो मोस्टली इंडियन लोग थे। और इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। Soldiers were increasingly subjected to European style of training, drill, and discipline that regulated their life for मोर देन बिफोर। अब जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उन लोगों को अंग्रेजों के अकॉर्डिंग अपनी यूनिफॉर्म पहननी पड़ रही थी, और अंग्रेजों के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन और ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ फॉलो करना पड़ रहा था। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। बट इंडिया के अंदर आपको पता है कास्टिज्म कितना है। तो कभी कभी आपको पता है, मंगल पांडे वाली स्टोरी आपको पक्का पता होगी, जिसमें क्या था। अब देखो, इन लोगों को इतने सारे वेस्टर्न ड्रेसेस दे दिए उन्होंने, जैसे तैसे करके वेस्टर्न ड्रेसेस तो पहन लिए हैं, बट धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, जो इनके जो हथियार होते थे, इन हथियार में जो ये स्ट्रैप लगी रहती थी, ये लेदर की होती थी। और जो आपको पता है, कभी कभी इस लेदर को मुंह से खींच के भी जो है आपको गोली चलानी पड़ती थी। बट इंडियन लोगों में जो हिंदू लोग होते हैं, वो लोग बिल्कुल भी मीट को छूते नहीं है। तो इस मीट से बने हुए लेदर को मुंह में डालने के लिए जब उनको ऑर्डर दिया जाने लगा, तो उनके अंदर गुस्सा भर गया, और फाइनली यही गुस्सा आगे जाके आग में बदला, और 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया। कंक्लूजन, इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी यानी एक बिजनेस कंपनी से एक कॉलोनियल पावर में बदल दिया। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, तब तक जो है इंडिया के सॉरी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे इन्वेंशन भी हो रहे थे। तो जो मैनुअल बोट्स थी, जो नॉर्मल बोट्स थी, वो अब स्टीम बोट्स में चेंज हो गई थी। अभी जितनी जो मैनुअल बोट्स थी, उनको ब्रिटेन से इंडिया पहुंचने में कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लग रहा था। बट स्टीम बोट के आने के बाद ये टाइम रिड्यूस होके केवल 3 वीक्स का रह गया, मतलब केवल 21 डेज में आप ब्रिटेन से इंडिया पहुंच सकते हो। तो जब ऐसा होने लगा, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स अपनी फैमिलीज को लेके इंडिया आने लगे। और 1857 में कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल over about 63% of territory and 78% of the population of Indian subcontinent। तो 1857 तक ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के 63% एरिया को कैप्चर कर लिया था, और 78% लोगों के ऊपर रूल कर रही थी। So this is the end of the lesson, and these are important question of this lesson. Try to find out answer to these, and if you feel any doubt regarding the answer of these questions, you need to go through the video again, rewind the video, watch the video again, because if you are not able to answer, it means you have not properly given your eyes to what the video has told you, right? So please frame the answers on your own। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका जो लेसन है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल वाओ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।